नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल देश में कल क्या होता रहा, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ लगी होती है। और इसलिए जब कोई ऐसा नाजुक मुद्दा आता है, चाहे कोरोना हो, चाहे सांप्रदायिक मुद्दा हो, ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के देश और दुनिया भर में आवाज़ उठने लगती है। और इसलिए पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि वो शिक्षाविद हैं, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के, उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, बिजनेसमैन के रूप में उनको जानते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति और मुस्लिम समुदाय के साथ उनका जितना ज़्यादा संपर्क रहा है, इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं जफर सरेशवाला जी। जफर सरेशवाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपका भी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी, आदाब। मैं इसलिए बात ज़्यादा भूमिका नहीं निभाई, मैंने सोचा कि सीधे सीधे आपसे बात की जाए, चूँकि आप दुनिया में घूमते रहे। कल मतलब एक ऐसा समय था 20 साल पहले, जब इस बात को लेकर के भारत में बड़ा ही मुस्लिम असुरक्षित है, बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल रहा है। आपने एक समय आवाज़ उठाई ब्रिटेन, अमेरिका, दुनिया भर में जा कर के, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, कुछ स्थिति ठीक है। क्या ऐसी स्थिति आज दिखाई देती है? क्योंकि आपके विचार बदले भी हैं, लेकिन आपके विचार कम से कम उनके हितों के लिए, जो इस समय जो आवाज़ उठ रही है कि साहब पैगंबर साहब को लेकर के भी कुछ बोला जाने लगा, दुनिया के अरब के कंट्री और दुनिया भर के लोग, ऐसा भी नहीं है, वहाँ पर भी लोग चिंता व्यक्त करने लगे कि भारत में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कठघरे में खड़ा किया गया है और उसके खिलाफ एक चल रहा है, और जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल या कुछ लोगों ने, ऐसा हैं कुछ लोग। और मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं कि 1% हर कौम में इस किस्म के फैनेटिक या इस किस्म के लोग होते हैं। अब मुसलमान चूंकि 20 करोड़ हैं तो उनमें 20 लाख हैं, और हिंदू अगर 100 करोड़ हैं तो वो भी प्रपोर्शन वही 1% ही है, तो वो ज्यादा दिखते हैं। लेकिन और ये क्यों दिखता है आलोक जी? इसलिए कि ये टेलीविजन पर पिछले आप कई महीनों से देखोगे कि वो मदारी का जो खेल होता है ना, जिस तरह से कि वो मदारी डुगडुगी बजाता है, कभी उससे नचवाता है, कभी इनसे नचवाता है, तो बाकायदा एक यानी बिल्कुल हेट मॉन्गर और बिगेट्री करने वालों को कभी मौलाना, कभी इस्लामिक स्कॉलर, कभी साधु, कभी महंत, और उनको बुलाया जाता है, और वो जो एक तमाशा टीवी पर प्राइम टाइम पे होता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि गोया हिंदुस्तान में यही चल रहा है। नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल कहे, नवीन जिंदल एक उद्योगपति भी है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, इन लोगों ने तो जो किया, लेकिन इसके पहले भी जैसे आपने कहा, ठीक है कि मौलाना बन जाते हैं, एक समय शाही इमाम थे, कभी कुछ थे, एक फतवा जारी कर दें, कलम सिर उड़ा देंगे, या इनको क्या, चूंकि आप विदेशों से जुड़े हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, क्या इनको विदेशी फंडिंग होती है जिसको लेकर के पहले सरकार कभी नरम होती है, कभी गर्म होती है? जब से 2001 के बाद तो और ज़्यादा सारी दुनिया में चिंता है, लेकिन भारत में भी चैनल में जो हो रहा है वो एक कंट्रोल हो, आप उस चैनल गरीब आदमी नहीं देखता, लेकिन जिनको पैसे से, कानपुर का दंगा कहें, अभी जो कुछ हाल की घटना, या इससे पहले, चाहे हम तो ये मानते हैं कि पहले भी चाहे जो दंगे होते थे उसमें बाहरी ताकतें आती थी, पाकिस्तान को नाम ले, चीन को नाम ले, या जो भारत के खिलाफ हो। कभी कभी तो CIA को भी कहा जाता था कि वही चाहती है, जैसे उसने तालिबान को बढ़ाया। अब देखिए आलोक जी, बाहर की जो ताकतें या बाहर का जो फंडिंग है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं आता, इसलिए कि देखिए, अब जो हमारी पिछले कई सालों से जो हमारी एजेंसीज की जो कंट्रोल है वो इतना आसान नहीं है। अब थोड़ा बहुत आता होगा, और ऐसा कोई ज्यादा फंडिंग आती नहीं है, और वैसे फंडिंग सबको आती है भाई, जितने ग्रुप हैं इस मुल्क के अंदर, चाहे फिर वो मुसलमानों के हों, सिखों के हों, हिंदू ग्रुप के भी हैं, उनको भी आती है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी नहीं आती, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं
वो बहुत सजाग हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए होता क्या है कि वो एक आध आदमी निकल जाता है तो आवाज उसकी आती है। मुसलमान समाज में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को समझदारी की और उसके काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मैं ये तालीम और तरबियत के प्रोग्राम चला रहा हूं पिछले 7-8 साल से। मैंने अब तक 48 शहरों में किए ये प्रोग्राम। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने हमारे वर्कशॉप में हिस्सा लिया है। अब वो कहीं नजर नहीं आता, तो जो पॉजिटिव काम करने वाले जो लोग होते हैं वो दिखते नहीं है, आपको नेगेटिव और शोर शराबे वाले ज्यादा दिखते हैं। लेकिन दुख की बात है कि वो लोग जैसे कहते हैं कि फतवा चाहे देवबंद से जारी करे, कभी किसी मस्जिद से जारी करे, कभी कहीं मंदिर से जारी करे, मैं नहीं कह रहा वो, लेकिन उनके यहाँ तो फतवा जारी नहीं होता। मंदिर ज़्यादा ये कहते हैं कि हमें मंदिर बनाना है, या मंदिर पर इस मंदिर में हमें, मस्जिद में भी पुराना उस ज़माने में औरंगजेब के ज़माने में मस्जिद थी, वहाँ पर मंदिर था, उसको बनाया गया। लेकिन यहाँ तो वो कहते हैं कि हम सब पूरे इस्लाम के ठेकेदार, हम मुस्लिमों के ठेकेदार, चाहे वो पार्टियों के नेता हो तो मौलाना मुलायम है कि मौलाना सलमान खुर्शीद है। माने इधर तो इतने सारे नेता हैं, वहाँ पर नेता हिंदुओं के नाम पर विश्व हिंदू परिषद हो सकती है, लेकिन हर आदमी एक नेता बन जाता है। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए ना कि इनके लिए आप क्या कहेंगे? इमाम, मौलाना, कौन नेता है जिससे बात कर सके? कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई तो बात करेगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि ये पुराने ज़माने में यानी 50-60 साल से ये हमारी सरकारें ये समझती थी कि भाई मौलानाओं को रखो साथ में। तो पहले से कि भाई जो मौलाना होते थे उनको लाते थे, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है सियासी जमातों को कि मुसलमान जो है ना वो मौलानाओं से और मजहबी लोगों से बहुत आगे निकल गए। अब आपने फतवे की बात की, फतवे की हैसियत पता है क्या है? वो कोई रिलीजियस सैंक्शन नहीं है, वो एक ओपिनियन है। जैसे 3 वकील हैं, 3 वकीलों ने ओपिनियन दिया किसी चीज पर, आपको इसको माने ना माने, तो ऐसे फतवे की हैसियत, ये पता नहीं फतवे को इतना हवा क्यों बना दिया है। फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन, उसकी कोई, वो उसको मानना नहीं मानने से कोई मजहबी वो नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुसलमान जो है इससे बहुत आगे निकल गया। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि पुरानी जो पार्टियां थी उसमें खासतौर से कांग्रेस पार्टी थी, वो मौलानाओं को या इनको मजहबी लोगों को रखते थे, उनसे बात करते थे, और वहीं से उन्होंने ये मिसेस गांधी ने शुरू किया था इफ्तार पार्टी, वो मौलानाओं को रखना, कुछ 2-4 रबर स्टैंप मुसलमान हो और ये बताते थे कि मुसलमानों के लिए हम बहुत बड़े खैर खा हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ मुसलमानों का कि भाई मुसलमानों का लीडर कौन? तो मुलायम सिंह यादव। मुसलमानों का लीडर कौन? तो लालू प्रसाद। मुसलमानों का लीडर कौन? तो ममता। मुसलमानों का लीडर कौन? तो सोनिया गांधी। एक बहुत बड़े, बल्कि ये हमारे मोदी साहब मुझे कह रहे थे एक मर्तबा 2012 के इलेक्शन के टाइम पे, बोले ये है मुसलमानों के लीडर, तुम अपने लीडर कब पैदा करोगे? तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं सो कॉल्ड सेक्युलर, ये कभी भी किसी मुसलमान को लीडर की हैसियत से उभरने नहीं देगी। देखिए जिस तरह, लेकिन आपने अभी सारे नाम गिनाए, लेकिन सलमान खुर्शीद जो बड़े नरसिंह राव के समय से रहे, उसके पहले भी कई ऐसे नेता आए जो अपने को कहते थे, हमारे गनी खां चौधरी साहब, तो मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर, बल्कि फखरुद्दीन अली अहमद तो राष्ट्रपति भी रहे जिनके लिए उस समय इमरजेंसी लगी थी वैसे देखा जाए तो। इसलिए मेरा ये कहना है कि क्या मुस्लिम समुदाय जो 20 करोड़ से ज़्यादा है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होना, और दूसरा आज तो सबसे बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ने MP नहीं रखे, उनकी जो पार्टी से चुन के आते हैं अब उनके पास ऐसे मुस्लिम लोगों को टिकट नहीं देते। क्या इसके पीछे आप तो चूंकि मोदी जी के करीबी भी रहे हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि एक वैक्यूम है? माने एक दो अफवाद को छोड़ के ये जो आरोप आता है इसको कैसे धोया जाए? देखिए मैं एक बात हमेशा मुसलमानों को कहता हूं, बहुत सालों से मेरे पास बहुत सारे नौजवान आते थे, तो मैं कहता था उनको कि देखो, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाओ, आप कहीं भी, आपको बीजेपी में जाना है, कांग्रेस में जाना है, समाजवादी, जहां भी जाइए आप, लेकिन वहां जाकर अपना मकाम पैदा कीजिए। वो जो उनको भीड़ चाहिए उसमें मत जाना,
अपने, और वो मकाम कैसे पैदा होगा? आपके अंदर वो स्किल हो, वो तालीम याफ्ता हो आप, कि वो पार्टी को, इसलिए कि देखिए ये मुस्लिम लीडरशिप जो है ना, ये एक मिसनॉमर है। लीडर वही होगा जो, जिसको सब मानेंगे। तो मैं मेरे पास जो नौजवान आते थे, मैं उनको कहता था कि देखो, आपको अगर हिंदू, जैसे अगर अहमदाबाद का कोई लीडर है फॉर एग्जांपल, तो मैं उनको कहता था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एंटर हो किसी भी पार्टी में, और आप जब तक सारी कौमों में मकबूल नहीं होगे, आप लीडर नहीं बन सकते। आप पीछे चले जाइए, मौलाना आजाद थे फॉर एग्जांपल, तो मौलाना आजाद को कभी भी किसी ने यह नहीं कहा कि ये मुस्लिम लीडर है। भाई मौलाना आजाद कहीं से भी इलेक्शन खड़े रह जाते थे। रफी अहमद किदवाई थे, कहीं से भी खड़े हो जाते थे। अभी भी ऐसे हैं, लेकिन मुसलमानों को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं, जो आपने अभी जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो मैं आपको यह सवाल यहां करता हूं आलोक जी, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, अभी आप ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को ले लीजिए, जो मुसलमानों के वोट पर जी रहे हैं। ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट को थ्राइव करती हैं, क्या वो मुसलमानों को 2, 3, 4 के अलावा क्या टिकटें देती हैं? वो सिंबॉलिज्म जरूर होता है। यानी मैं इसको यूं कहता हूं कि काबिलियत, तालीम की बुनियाद पर, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, ये 3 चीजें जिस दिन आपके पास आ गई, तो बीजेपी वाले भी आपको ले जाएंगे, कांग्रेस वाले भी ले जाएंगे, सब ले जाएंगे आपको, आपकी काबिलियत पर। हमको इसलिए नहीं चाहिए कोई कि एक खाना भरना है कि यार एक मुसलमान चाहिए लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। सुरेश वाला जी, एक इस समय बार बार जैसे ज्ञानवापी काशी को लेकर के, उसको लेकर के मुद्दा उठा हुआ है, मथुरा की बात भी फिर से आ रही है, जबकि सरकार बड़ी उसको नियंत्रित ढंग से कहती है, लेकिन उसको जिस ढंग से, कभी कुतुब मीनार पर भी, आज भी एक मामला उठ गया कि कुतुब मीनार पर भी हमें पूजा करने दीजिए। आप इस सारी कंट्रोल, और उसमें बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो कुछ कहता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप शिक्षाविद हैं, आप शायद ज़्यादा बता पाएंगे कि वो कितना आधिकारिक, वो उसके पास अधिकार है कि वो इन चीज़ों को कहे या न कहे। लेकिन इस तरह के जो विवाद खड़े करके पूरी भावनाओं के साथ खेलना है, मस्जिद के साथ भी और मंदिर के साथ भी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय शुरू से एक है कि ये जो मामले हैं डिस्प्यूट के, ये हमारे यहाँ हमारी कोर्ट्स हैं और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हैं। जो चीज कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करे बस उसको हमको मान लेना चाहिए। कोर्ट के बाहर या तो आपस में आप प्यार मोहब्बत से बैठो, यानी मुसलमान ग्रुप और हिंदू ग्रुप, और वो भी वो हो कि जो पूरे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हो, पूरे हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो आपस में बैठकर, एक विवाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। 2 जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, जहां पर करोड़ लाखों लोगों की जान गई है, यूरोप के अंदर कितने मिलियन लोग खत्म हुए हैं, जब वो बैठकर आपस में अपने मसलों को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये मसले ऐसे हैं कि जो बैठकर संजीदगी के साथ हल ना किए जाएं। एक, या आप इसको कोर्ट पे छोड़ दीजिए, ये इस पर किसी और को ये 2 के अलावा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सुरेश वाला जी, ये बताएं कि जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का भी उसके बाद अगस्त में होगा, जुलाई में राष्ट्रपति का है, आपको लगता है, एक बीच बीच में चर्चा आती है कि भाई बीजेपी भी, एनडीए भी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दे, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी का नाम उनकी पार्टी में, चूँकि अभी उनको टिकट नहीं मिला है वो चुनाव में, लेकिन वो पुराने आदमी हैं, या और भी कोई ऐसे, कलाम साहब को भी लाए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की इमेज आने वाले 5 वर्ष या और आने वाले भारत दुनिया के देशों में, क्या उनके नेतृत्व में भी कोई ऐसा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने की आवश्यकता आपको लगती है? देखिए, वो तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है और वो जो भी तय करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि खाली कोई मुसलमान को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना देने से इमेज अच्छी होगी या नहीं बनाएंगे तो बिगड़ जाएगी। मैं समझता हूं कि देखिए, हम उससे बहुत आगे हैं। तो मैं हमेशा ये देखता हूं कि भाई सरकार क्या करती है। भाई अगर नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है, उसने 8 साल में क्या किया या नहीं किया। और मैं एक और बात मानता हूं कि देखिए, सरकार, ऐसा हो नहीं सकता कि वो हिंदुओं के लिए अच्छी है
और मुसलमानों के लिए खराब है, या मुसलमानों के लिए अच्छी है और हिंदुओं के लिए खराब है। अगर सरकार अच्छी है तो 99% चीजें आलोक जी वो है मेरी और आपकी जो कॉमन है। भाई अगर जो चीज सरकार करती अच्छा तो उसका फायदा मुझे भी इतना होगा, आपको भी इतना होगा। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई सरकार हिंदू के लिए अच्छी है या मुसलमान के लिए नहीं अच्छी, या मुसलमान के लिए अच्छी है या हिंदू के लिए नहीं अच्छी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या मुस्लिम हितों की रक्षा हुई है, या बीजेपी के भारी बहुमत के कारण ऐसे एलिमेंट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए जो उनकी सत्ता का नाम लेकर या सत्ता का डर दिखा करके मनमानी करके, जैसे आप कहते हैं ना फ्रिंज एलिमेंट्स, या जो भी कई सेनाएं खड़ी हो जाती हैं, कोई वाहिनी खड़ी हो जाती है, उस तरह का प्रभाव बढ़ा है। कुछ मुस्लिमों के हितों की रक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पा रहे हैं? देखिए, हाँ, ये जो आपने फ्रिंज एलिमेंट कहा, ये हमारे यहाँ उस जमाने में गुजरात में जबरदस्त थे। यानी जब मोदी साहब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और तोगड़िया जैसी जो पूरी एक बिरादरी थी उनकी, उनको मोदी साहब ने ऐसा उनका सफाया कर दिया था कि आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। वरना एक जमाने में हमने उनका दबदबा देखा है। बल्कि आज जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये जो हरिद्वार में या और जो जगहों पर जिन्होंने वो धर्म संसद वगैरह की है, और उसमें जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा उनका प्रभुत्व था, वो खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग हैं वो उनके एजेंडे को हाईजैक ना करें। और देखिए, मेरा तजुर्बा है मोदी साहब के साथ, 20 साल मैं रहा हूं उनके साथ। मैंने उनको गुजरात में देखा, यहां भी देखा, पर्सनल भी उनके साथ बहुत डिस्कशन हुआ, उनके बहुत सारे मंत्रियों के साथ बहुत सारे हमारे प्रोग्राम में आए। तो कोई सरकार कोई ऐसी एंटी मुस्लिम या मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों के हितों को कर रही है तो वो नहीं है। और देखिए, मैं जांचता हूं किस बात से। अब ये जैसे सरकार मोदी साहब की जब आई तो इन्होंने सबसे पहले जनधन शुरू किया कि भाई गरीब से गरीब आदमी का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए। मैं समझता हूं 6-7 साल के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट खुले। तो उसमें कहीं पर भी ये खबर नहीं आई कि भाई कोई मुसलमान का अकाउंट इसलिए नहीं खुला कि वो मुसलमान है, बराबर खुला। उसके बाद इन्होंने मकान के लिए लोगों को वो दी, 2-2.5 लाख रुपए मकान की जो आवास योजना थी, उसमें भी प्रोपोर्शनेटली जहां जितने मुसलमान हैं उनको प्रोपोर्शनेटली मकान के लिए भी वो मिले। गैस के सिलेंडर प्रोपोर्शनेटली मिले। वो जो 6,000 रुपए 2,000 रुपए जो किसानों को जाते हैं उसमें भी मिला। लेकिन क्या हो रहा है कि वो सरकार जो पॉजिटिव काम भी कर रही है मोदी साहब की, ये इस किस्म के जो लोग हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, वो उनके अच्छे कामों पर भी पानी फेर देते हैं, उसको धो देते हैं। चलिए सरेश भाई, आखिरी में एक सवाल, चूंकि अभी हमने बात शुरू की थी कि कल ऐसा था और आज ऐसा हो गया, कल कैसा है इन्वेस्टमेंट? चूंकि आप फाइनेंस के आदमी हैं, बिजनेस के हैं, कई देशों में आपके संपर्क रहे हैं, भारत का भविष्य इस सारे माहौल में भी आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट, चूंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोजगार के लिए, हर समुदाय के लिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे हमारे देश में, उसके लिए भविष्य क्या दिखता है? क्या दुनिया के लोग जो भारत में देख रहे हैं वो निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं या बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आने की गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी भी मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से बात की, अभी भी वो हिंदुस्तान को बहुत पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं, और खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, और मोदी साहब की हमेशा निगाह उस पर रही है। गुजरात में उन्होंने जो वाइब्रेंट समिट शुरू की थी जो 2003 के बाद से, तो वो हमेशा हमको एक बात कहते थे कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जैसे गाड़ी, फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग, एक गाड़ी जब बनती है तो 5 लोगों को नौकरी मिलती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो परकोलेट रहती है नीचे तक। तो मैं समझता हूं कि अभी भी दुनिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान को देखती है। सर्विस सेगमेंट वो एक बहुत फ्यूचर है उसका। उसके अलावा आईटी तो है ही, आईटी में तो बल्कि अब है पूरा वहां से यहां पर डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो नहीं, अभी भी हमारे पास बड़ी जरखेज जमीन है अभी भी, और ये कुछ चीजें जो हैं अगर इस पर सरकार नियंत्रण कर ले और इनको दबा दे तो मैं नहीं समझता कि ये नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो सकती है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही, पॉजिटिव मार्ग पर कि हम भविष्य इस तरह से सुरक्षित रह सकता है, चाहे फ्रिंज हो, चाहे वो किसी भी हो, कोई मौलाना हो, चाहे वो महंत हो, साधु बने, और उन सब से बच कर के देश को आगे बढ़ सकेगा। आप बहुत
आशावादी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल ये अच्छा था या कमज़ोर रहा, आज अच्छा है, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरेशवाला जी। कल और आज कल कार्यक्रम यहीं हम विराम देते हैं। अगली बार फिर एक मेहमान के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।